हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं 21 अगस्त के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कौन कर रहा है। तो नेपाल की सहायता इसमें भारत देश ही कर रहा है, सबसे पड़ोसी देश वही है, वही कर रहा है। क्या है योजना? ये 900 मेगावाट की योजना है, जैसा कि आप इमेज से देख पा रहे होंगे, और इसमें 104 बिलियन का लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट होना है। यह योजना जो है, पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। यह एक प्रकार की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का एक निर्माणाधीन कार्य है, यानी कि अभी भी अंडर प्रोसेस है। ये बहुत पहले शुरू हुआ था, 1992 के टाइम पे। परियोजना का निष्पादन अरुण नदी पर SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी SAPDC नामक अधीनस्थ कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना नेपाल सरकार ने 1992 में शुरू की थी, आज से 28 साल पहले। इस परियोजना के निर्माण को भारतीय बैंकों, भारत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक और UBI, ये भारत के बैंक हैं, प्लस 2 नेपाल के बैंक और थे, एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक। इनके साथ निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया गया था कि ये सारे बैंक मिलकर इस योजना के लिए लोन देंगे और पूरा करेंगे। यह एक 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ निर्यातोन्मुखी यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली योजना है। ठीक है, इस पर काम कर रहा है भारत और इसके जल्द ही पूरा होने की भी उम्मीद है। लैंड इस पर अगर देखा जाए तो देख ही रहे हैं, 203 हाउस होल्ड जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस परियोजना की वजह से। वो तो हमेशा होता है, जब भी कोई ऐसी योजना बनती है तो आसपास जितने लोग रह रहे होते हैं उनकी लैंड गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और उन्हें दूसरी जगह पर लैंड देती है। ये भारत में भी हमें देखने को मिला था जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था। फेमस है वो आंदोलन नर्मदा नदी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, OSOWAG ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स को बढ़ावा देने वाली योजना है, जो भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की स्पीच के माध्यम से भी इसके बारे में बताया है। ठीक है, आज की न्यूज़ कह रही है कि इस पहल के तहत कितने देशों को एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। तो देखो, हर देश तो इक्वेटर के पास नहीं है, जो इक्वेटर के पास है उनके पास ये एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जो इक्वेटर से दूर हैं उनके पास ये एनर्जी कम है, क्योंकि सूरज पर ही निर्भर है पूरी तरह से ये। तो यह योजना में लगभग 140 देश सम्मिलित हैं। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है कि इस स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पहल की गई थी OSOWAG के माध्यम से। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अनुसार OSOWAG 140 देशों को एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस योजना के पीछे की दृष्टि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है आधार में होगा। यानी कि 140 देश, आप समझ रहे हैं कि कुछ देशों में जहां रात होगी, लेकिन दूसरी तरफ जिन देशों में दिन होगा वहां से सोलर एनर्जी ट्रांसमिट की जाएगी, जहां पर रात होगी वहां पर। तो इस तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल वो देश लगातार कर पाएंगे जहां पर रात है, यानी कि दिन रात का फिर फर्क नहीं पड़ेगा। जिन देशों में दिन है वहां से एनर्जी ट्रांसमिट होती रहेगी, जिन देशों में रात है वहां तक। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी पर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता रहेगा। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल वो देश भी कर पाएंगे जहां पर सूरज कम है, या रात में भी देश इस्तेमाल कर पाएंगे इस एनर्जी का। इस प्रकार सौर वर्णक्रम को आसानी से 2 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले सुदूर पूर्व म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ, वियतनाम और सुदूर पश्चिम जैसे देशों को अफ्रीका क्षेत्र और मध्य पूर्व एशिया शामिल करेगा। यानी वो देश जो हमने अभी आपको बताया इक्वेटर से दूर हैं, उन देशों को सम्मिलित किया जाएगा उन देशों के साथ जो इक्वेटर के पास हैं, जिससे एनर्जी का ट्रांसमिशन जो सूरज से हमें मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका इस्तेमाल किया जा सके एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, और अपनी पृथ्वी को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। और जो हमारी डिपेंडेंसी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर, जैसे कोल हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर हो गया, इन सब पर कम की जा सके। यही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका है, फ्यूचर इसी पर है, क्योंकि पेट्रोलियम, कोल ये सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या देखते हैं अब इसके बाद।
यूरोपीय संघ ने आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने हेतु किस राज्य में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में, स्किलिंग वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है कि यूरोपीय संघ ने आवास क्षेत्र में, हाउसिंग सेक्टर में महिलाओं की स्किल डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। परियोजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हाउसिंग सेक्टर में कौशल प्रदान करना है। इस पहल के तहत उड़ीसा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में 3000 महिलाओं को नलसाजी, विद्युत फिटिंग और चिनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी उड़ीसा भी इसमें सम्मिलित है। यह पहल अभी शुरू के टाइम पे, लेकिन ये पहल जो है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और बीड जिलों और उड़ीसा के जाजपुर और ढेंकनाल जिलों में लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 2 लाख परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। यानी 3000 महिलाएं जो हैं वो, ऑब्वियस सी बात है, एक महिला जो है वो एक पूरे परिवार को ही अफेक्ट करती है। ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षा देना प्लस अदर लोगों को बैक सपोर्ट करना, ये सब एक लड़की करती है। तो 3000 महिलाओं को सिर्फ 3000 महिलाओं के रूप में नहीं बल्कि 3000 परिवारों के रूप में देखा जाएगा और ये अगले 3 वर्षों में लगभग 2 लाख परिवारों को अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, किसने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो यह प्रणाली शुरू की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करी है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय लिया है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आरपीएफ ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोचिंग फैक्ट्री रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए 9 ड्रोन 099 10 से एक कम, ठीक है, 9 ड्रोन खरीदे गए हैं। ड्रोनों की तैनाती जो है सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम, इजीली सर्विलेंस सिस्टम को प्रमोट करेगा, बेहतर है रेलवे के लिए भी और जो यात्री हैं उनके लिए भी। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक जी। याद रखिएगा, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में। जिस तरह से सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है वैसे ही स्टेट में गवर्नर या राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक जी को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। सत्यपाल मलिक तथागत राय का स्थान लेंगे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है तो गोवा का नया राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि गोवा का राज्यपाल जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसको? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, किसने आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के साथ ये समझौता फ्लिपकार्ट ने किया है। भारत की घरेलू ई कॉमर्स कंपनी, घरेलू तो नहीं कहेंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा वॉलमार्ट के पास हैं, विदेशी कंपनी के पास हैं शेयर, लेकिन फिर भी भारत की घरेलू ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण NLP और मशीन लर्निंग ML के क्षेत्रों पर केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, किस IIT ने ARIIA 2020 की रैंकिंग में टॉप किया है?
अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ये फुल फॉर्म है ARIIA का, ठीक है। तो इसकी 2020 की रैंकिंग में मद्रास IIT को शीर्ष स्थान दिया गया है। मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति यानी ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे, याद रखिएगा। वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? मद्रास IIT को। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है पिक्सल का आविष्कार करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिकों का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा GA का, तो उसमें भी हमने आपको बताया है कि पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रशेल किर्ट्स का निधन हो गया है। उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट इमेज बनाई थी जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इन्होंने अपने घर पर ही अपनी आखिरी सांस ली थी। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो इमेज देखकर ही आप जान गए होंगे, भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड, चश्मा बनाती है ये कंपनी, ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस पार्टनरशिप के तहत शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड तकनीक से लेंस ओकले आईवियर पहने होंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इसके साथ ही वह विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमर के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों में शामिल हो गए हैं। यानी इससे पहले ओकले के प्रचार में कौन थे? विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमर, जो मॉडल हैं। कैप्टन व्योम आता था 1919 में, उसमें आते थे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है आज की विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह रेलवे का प्रोजेक्ट है या इजाई, मणिपुर में नदी है एक इजाई, वहाँ पर किया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल होगा। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है कि भारतीय रेलवे मणिपुर में नोनी के पास इजाई नदी पर विश्व का सबसे लंबा घाट पुल निर्माण कर रही है। यह यूरोप में मॉन्टेनेग्रो के 139 मीटर माला रिज़ेका विद मॉन्टेग्रो किस्मदार को पार करते हुए 141 मीटर के साथ सबसे लंबा घाट वाला ऊंचाई वाला पुल होगा। यह पुल नौनी जिले के मारंगचिंग गांव के पहाड़ी इलाके पर स्थित है। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई लगभग 703 मीटर होगी जब ये बनकर तैयार होगा। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस रिवर इजाई, सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट मतलब लंबा, टॉल मतलब ऊंचा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है, टॉलेस्ट मतलब ऊंचा, तो ये सबसे ऊंचा पुल होगा वर्ल्ड का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है वो है इंदौर। ये रैंकिंग जारी की गई है जिसमें नंबर 1 पर इंदौर शहर आया है और ये लगातार चौथी बार सबसे साफ शहरों में आया है। और दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे पे नवी मुंबई। इसके बाद टॉप 10 शहर आप यहाँ इमेज से देख सकते हैं जिसमें राजकोट, भोपाल, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और 10वें स्थान पर वडोदरा क्रमशः स्थित हैं। ये उन शहरों में किया गया है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख से ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है?
तो यह ऐलान किया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? तो आप इमेज देखकर ही समझ गए होंगे, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। आयका ताकाहाशी बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने डबल ओलंपिक विजेता रही हैं, ये जापान की प्लेयर हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। महाराष्ट्र में अब सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और अभी तक जो महाराष्ट्र है वहाँ पर रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को, उनके जो आश्रित होते थे उनको ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। लेकिन अब कृषि मंत्री दादाजी भूसे की सलाह पर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं राइट साइड में, दादाजी भूसे की सलाह पर छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। ये कृषि मंत्री हैं महाराष्ट्र के दादाजी भूसे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये एक पोर्टल है जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, और इस एप्लीकेशन का नाम है कोर्मो जॉब्स ऐप। कोर्मो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा भारत में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनसे रोजगार के लिए आवेदन लेने हेतु। तो ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स। इसके बाद आज 21 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि आज 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे होता है। विश्व सीनियर, वृद्ध सिटीजन मतलब नागरिक और डे मतलब दिवस, वृद्ध नागरिक दिवस कह सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे होता है 21 अगस्त को हर साल, ठीक है। तो ये आज एक ही दिन है, कोई इसके अलावा और कोई डे नहीं है जिसको इम्पोर्टेंट हो आपके कंपटीशन के लिए। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और आज का डे। मिलते हैं कल फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।